इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए रशिया के ऑफिसर्स, इसके अलावा CIA चीफ मिस्टर बर्न्स इंडिया की विजिट पर हैं। मेजर प्रॉब्लम यही है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और पीस को किस तरीके से इंश्योर किया जा सके। हालांकि रशिया के जो प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन और हमारे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में पहले भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी है अफगानिस्तान इशू को लेकर के। अफगानिस्तान इशू को सॉल्व करने के लिए दोनों ने मेजर डिस्कशन किया कि हम टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे दोनों। इसके अलावा मेजर इशू ये भी सामने आया था जब तालिबान ने वहाँ पर अपनी पावर गेन कर ली अफगानिस्तान में, तो ये बोला जा रहा था कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसका कॉमर्स जो है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक बात बोली है कि हम एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें वीमेन की एंट्री हम सुनिश्चित करेंगे। देखो, लास्ट मंथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने नोटिस जारी किया था कि 12th के पास आउट जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी अगर वो चाहें तो आर्मी में अपने करियर को ऑप्ट कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें इक्वलिटी का जो रूल है वो उनके लिए भी अवेल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ किया है ऑयल सीड के लिए, दाल के लिए, इसके अलावा वीट के लिए। अगर वीट में हम देखें तो लास्ट 12 ईयर्स में सबसे कम इंक्रीमेंट देखने को मिला, ओनली 2.03%। इसके अलावा ऑयल सीड, बार्ले, ग्राम, लेंटिन, रेपसीड, मस्टर्ड, इन सब में 2.14 से 8.60% तक हाइक देखने को मिला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट फार्मर से किसी भी फार्म प्रोडक्शन को खरीदती है। ओके, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है और प्रेजेंट टाइम में 23 क्रॉप्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर टैक्सी वे बनाया जा रहा है ताकि जो टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगता है उसको रिड्यूस किया जा सके। और रिड्यूस करने से क्या होगा कि CO2 का जो एमिशन है वो लगभग 55,000 टन जो है वह एमिशन एनुअली कम हो जाएगा। अब देखो, CO2 का एमिशन कम होएगा तो टेम्परेचर कम इंक्रीज़ होएगा और टेम्परेचर कम इंक्रीज़ होने की वजह से जो क्लाइमेट इशू है, क्लाइमेट चेंज इशू है, उसको हम इजीली कोशिश करेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट हर एरिया में नए नए इनिशिएटिव ला करके जो भी मेजर प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज को लेकर के उसको सोल्व करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट, कुछ समय से हमने लास्ट टाइम देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो कोलेजियम है वो रेगुलर हाई कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो भी वहाँ पर पेंडेंसी है पोस्ट को लेकर के उनको फिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, जैसे ही जो वैकेंसी है उनको फिल की जाएगी तो जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है केसेज का वो कम होगा। क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए, मान लो पहले 1 लाख केसेज हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहे हैं, ओनली फॉर एग्जाम्पल 1 लाख केसेज हैं और उनको सोल्व करने के लिए ओनली 100 जजेज हैं। अब 1 लाख केसेज हैं और उनको सोल्व करने के लिए 500 जजेज हैं, तो कितना ईजीली जो एक तरीके से सभी को जस्टिस प्रोवाइड करना कितना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, झारखंड गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला कि कोविड की जो सेकेंड वेव आई उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना तो किसी पर्सन की वहाँ पर डेथ हुई और ना ही किसी जर्नलिस्ट की डेथ हुई। सेम इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था। तो इस तरीके के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट को देने से बचनी चाहिए। बिना किसी रिसर्च के जब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसकी वजह से जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। ओके, तो हर चीज़ के बारे में देखो, ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम तो हुई थी। कोविड की सेकेंड वेव के दौरान सभी ने देखा था जब ऑक्सीजन की कमी हुई तभी तो इतनी ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है आपकी इंडस्ट्री से भी ऑक्सीजन को अवेल करवाया गया हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा बार बार ये रिकमेंडेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुद की ऑक्सीजन जनरेट करने की व्यवस्था शुरू करें। ओके,
नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंशन करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बोला है कि इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं, स्पेशली इस तरीके की पोस्ट पर जो पर्सन होते हैं उनके स्पेशल केसेज में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से अगर उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाना है तो बहुत इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मेनली उनका जो टेन्योर होता है वो 2 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने टेक ओवर किया और वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाई है। उसी को लेकर के अफगानिस्तान जो एम्बेसी है दिल्ली में, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है कि वो तालिबान से खुद को बिल्कुल अलग डिक्लेयर करती है और जो वहाँ पर कैबिनेट बनी है, जो वहाँ पर सरकार बनी है वो इलेजिटिमेट है। वहाँ पर 33 कंप्लीट जो है गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, पीएम ये सब शामिल हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो मैन है। कोई भी वहाँ पर सभी मैन हैं, कोई वीमेन नहीं है, पहली बात। दूसरा है जो ज़्यादातर पश्तून्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब मेजोरिटी में पश्तून कम्युनिटी है। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें भी रजिस्टर्ड हैं। ओके, अब देखो इस तरीके के जो लोग हैं वो मिलकर के वहाँ गवर्नमेंट बना रहे हैं। फिर तालिबान बोल रहा है कि वहाँ पर सभी के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाएगा, तो ये मतलब मैच ही नहीं हो पा रहा है उनकी जो स्टेटमेंट है और उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है उसमें। इसके अलावा तालिबान ने ये भी बोला कि 1996 से 2001 तक जो हमने रूल किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट रूल होगा, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है उनमें ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं जिन्होंने 1996 से 2001 तक गवर्न किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से। इस आर्टिकल में बताया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो फिजिक्स सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स का कोर्स कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स कर रहा है TIFR से, केमिस्ट्री IISc से, एस्ट्रोनॉमी कोर्स आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कोर्स कर रहा है IIIT हैदराबाद से। इसके अलावा वो 1 साल के लिए ड्रॉप आउट भी हैं और उसके बाद में भी वो एस्ट्रोफिजिक्स में अपना करियर बनाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ऑल इनेबल्ड बाय ए वर्चुअल ऑनलाइन एंटिटी, मतलब ऑनलाइन स्टडी की वजह से एक ही स्टूडेंट बहुत सारी जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवा के स्टडी कर रहा है। ये पॉसिबली हो सकती है। UGC जितनी जल्दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री वाले फॉर्मूले के ऊपर सिचुएटेड है, वाले फॉर्मूले के ऊपर रिलाई करती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे इस तरीके से हैं कि जो पर्सन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें मान लो उन्होंने 1 साल की स्टडी की तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल की स्टडी करते हैं डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल की स्टडी अगर वो करते हैं तो उनको 1 साल की स्टडी में उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, 2 ईयर्स की स्टडी में उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 ईयर्स की स्टडी में उनको जो ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, और 4 साल की स्टडी में उनको ग्रेजुएशन डिग्री विद रिसर्च दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक स्पेशली पॉइंट ये शो करती है कि जो स्टूडेंट है अगर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर एजुकेशन से उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है तो उसके बाद में भी मेजर प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स गिनाए गए हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई ना, उसके कुछ चैलेंज भी हैं। फर्स्ट चैलेंज ये है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने अपने BTech डिग्री में या किसी अदर डिग्री में 1 ईयर का कोर्स किया। अब देखो, जब उसको जॉब की ज़रूरत होगी तो क्या 1 ईयर की जो जॉब है वो उसके 4 साल के कोर्स को थोड़ा रिप्लेस कर पाएगी। ये मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है कि इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए आपको स्पेशली 1 चाइल्ड के ऊपर फोकस करना होगा, और फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी अपनी फैकल्टी है उसको बढ़ाना होगा। प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट के लिए रेशियो है वो 1:30 है, मतलब 30 स्टूडेंट के ऊपर 1 फैकल्टी है। इसको 1:5 मतलब 5 स्टूडेंट के ऊपर 1 फैकल्टी इजीली करना होगा, तभी जाकर के आप इस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। इसके अलावा जो एजुकेशन के लिए जो बजट है वो भी आपको इंक्रीज करना होगा। 2014-15 में जो बजट था वो 4.14% था, 2019-20 में डिक्रीज हो गया और 3.4% ही आ गया।
इसके बाद में 2021-22 के लिए इसको 6% डिक्लेयर किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बोला गया है कि आपको 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करना होगा, तभी जाकर के आप इन सारी जो एजुकेशन पॉलिसी में सारे पॉइंट्स बताए गए उनको आप इजीली अवेल कर पाओगे। नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर, आइडिया पेज पर आर्टिकल है। ये जो राइटर हैं वो एक सर्विंग ऑफिसर हैं और इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। देखो, जैसे किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री की जो कंडीशन आपको जाननी है तो आपका उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं उनको कितना ईजीली वो यहाँ पर आकर के किसी भी कंट्री में बिजनेस कर पाते हैं। इसका मतलब क्या लगता है कि वो जो कंट्री है वो बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ईजीली एक्सेप्टेड है। सेम इसी तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ही ईज तरीके से, बहुत ही आराम से वर्क करे। इसके लिए हमारी जो भी ट्रेडिशन है एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हमें चेंज करना होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि देखो, जो आईएएस है, मतलब आपको सेक्रेटरी किसी को बनाना है तो आईएएस वाली जो पोस्ट है उससे उसको बनाया जाता है। इसके अलावा जो आईपीएस है, आईपीएस और आईएएस, इनके दोनों की अलग अलग कैडर होते हैं और अलग अलग इनके थ्रू पोस्ट मिलती है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हालांकि अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो जब ट्रेनिंग अलग अलग होती है तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स को सिखाया जाता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग मल्टी सेक्टर में काम करके उनको मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उन पर्सन्स का आप यूज़ कर सकते हो हर एरियाज़ में, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर आपको मल्टी टैलेंटेड पर्सन की आवश्यकता होती है। जैसे कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि स्किल बेस्ड जो ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है, इसीलिए लेटरल एंट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं लेटरल एंट्री को, जब हमारे यहाँ पर पहले से एडमिनिस्ट्रेशन में जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें हमें चेंज करना होगा। ओके, तभी जाकर के ईज ऑफ डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये भी आइडिया पेज से है। इसमें फूड को लेकर के ये आर्टिकल है। अभी कुछ ही समय में, इसी महीने में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल वो फूड सिस्टम समिट की मीटिंग लेने वाले हैं। इस मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे ताकि जो फूड सिस्टम है उसको चेंज किया जाए ग्लोबली, ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको 2030 तक इजीली अचीव कर पाएँ। अब हमें क्या क्या चेंज करना होगा? हमें एंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रियस फूड फॉर ऑल, शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स, बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड्स, बिल्ड रिजिलियंस टू वनरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अब देखो, इंडिया जो है, इंडिया को भी प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है कि वो अपनी जो भी फूड अवेलेबिलिटी है उसको समय के अकॉर्डिंग चेंज करे। हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की थी उस समय हमारे यहाँ पर फूड की स्केर्सिटी थी, इसीलिए हमने वीट और राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वो अभी भी अपने आप को फूड स्केयर कंट्रीज़ में मानता है और इसी की वजह से वीट और राइस का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा हमें चेंज करने की आवश्यकता है। वीट और राइस से हम अल्टरनेट अदर जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो अदर ऐसी क्रॉप्स जो इजीली ना तो उनका वाटर का उसमें कंज्यूम ज़्यादा हो, इसके अलावा जो सॉइल है उसको भी वो रेगुलर मेंटेन कर सके, क्योंकि वीट और राइस को रेगुलर प्रोडक्शन की वजह से जो हमारी सॉइल इरिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं सॉइल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत हमने पानी को यूज़ किया है, कंज्यूम किया है। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम किया है, तो डिप्लेशन देखने को मिला है ग्राउंड वाटर लेवल्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में यूज़ करके। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में अभी भी जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी कमी है। देखो, न्यूट्रिशियस फूड के लिए एक EAT लैंसेट डाइट पब्लिश हुई थी, उसमें बोला गया था कि $3 से $5 आपको डेली चाहिए एक बैलेंस डाइट लेने के लिए, और हमारे इंडिया में अभी तक $1 खर्च किया जाता है एक पर्सन के द्वारा बैलेंस डाइट लेने के लिए। तो $1 और $3 से $5 इनका कंपैरिजन ही नहीं है। तो बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस जो डाइट है वो कमी है। कमी होने की वजह से क्या है, कमी होने का मेन कारण क्या है कि हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पर आपको जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी जगह आपको जो चिप्स हैं,
आलू चिप्स हैं वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो एक तरीके से आप में न्यूट्रिशन की कमी करते हैं और ओबेसिटी को इंक्रीज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में देखो, पहले तो इंडिया में प्रॉब्लम थी सिर्फ न्यूट्रिशन की, अब प्रेजेंट टाइम में ओबेसिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो डाइट है, मतलब एनिमल्स से रिलेटेड जो डाइट है वो भी हमारे इंडिया में कम है। मीट का कंजप्शन काफ़ी कम होता है, इंडिया में 10 किलोग्राम से भी कम होता है, जबकि यूएस और यूरोप में आप कंपैरिजन करो तो 60 से 70 किलोग्राम वहाँ पर कंजप्शन होता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो नॉन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। मान लो जो फार्मर्स हैं वो खेती करते हैं, किसी भी क्रॉप्स को उगाते हैं, लेकिन उनके पास में उसमें इनपुट डालने के लिए पैसा नहीं होता, तो मनी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, उनके तहत जो भी प्रोडक्शन होता है उनको इजीली मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम और भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत सारी प्रोसेस्ड यूनिट होनी चाहिए, आसपास में प्रोसेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिससे फार्म में जो भी प्रोडक्शन हो उसको फार्मर्स इजीली इंडस्ट्री तक पहुंचा पाएँ और उनको फार्म प्रोडक्शन का और भी अच्छी प्राइस उनको मिल पाए। तो ये फूड को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जो फूड है उसको लेकर के हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने अंडर किया, वहाँ पर एक लास्ट अफ़गान जू है जिनका नाम है जेबुलोन सिमेंटो, उन्होंने काबुल छोड़ने का प्रयास कर दिया और अदर कंट्री में जाकर के सेटल होने की प्रयास कर रहे हैं। मैक्सिको जो कंट्री है वो लैटिन अमेरिका में आता है, ये आपको पता है। लैटिन अमेरिका में और कौन से कंट्रीज आते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वहाँ पर अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कैथोलिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, कंजर्वेटिव कैथोलिक कंट्रीज़ में ये बोला जाता है कि अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है, जो उनकी बाइबल है, वो इस चीज़ को क्या नहीं करता, अलाउ नहीं करता। ओके, लेकिन मैक्सिको ने जिस तरीके से वीमेन के राइट्स को अवेल करवाने की कोशिश किया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से है। यहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि कौन उनके हेड हैं, कौन उनके पीएम हैं, पीएम को कौन असिस्ट करेगा। इसके अलावा वहाँ की उनके कैबिनेट के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि 33 मेजरली लोग मेंबर बने हैं कैबिनेट के, जिसमें ज़्यादातर पश्तून्स हैं, मैन हैं, और कोई भी वीमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें ज़्यादातर जो पर्सन है वो ज़्यादातर यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें उनका नाम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि पाकिस्तान के अभी आईएसआई के जो हेड है वो कुछ समय तक काबुल में रहे और उसके जस्ट बाद में अफगानिस्तान में ये गवर्नमेंट बनने की स्टेटमेंट जारी हुआ। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान का कंप्लीट हाथ है। इसके अलावा 1996 से 2001 के बीच में जो अफगानिस्तान में जिस तालिबान ने रूल किया था उसमें ज़्यादातर लोग वो ही शामिल है प्रेजेंट टाइम की कैबिनेट में। इसके अलावा दोहा में जिन लोगों ने यूएस के साथ में एक तरीके से बातचीत की थी, नेगोशिएशंस किया था, उन लोगों को इस कैबिनेट से थोड़ा दूर रखा गया है। इससे क्या लगता है कि अदर कंट्रीज़ के साथ में जिन्होंने डिस्कशन किया, अगर उन्हीं को आप अपनी कैबिनेट में शामिल ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो जो आपके आइडियाज़, जिनके ऊपर नेगोशिएशंस हुई, जिनके ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ, उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका हमारी नेबर कंट्रीज़ है और श्रीलंका में फूड क्राइसिस मतलब फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण आप देख लीजिए। देखो, श्रीलंका में 2018 में 2019 में ईस्टर अटैक होते हैं। इसके बाद में वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोग आना यहाँ बंद कर देते हैं। दूसरा मेजर प्रॉब्लम कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ, इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज उनमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली। मतलब गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है उसकी कमी हुई। अब गवर्नमेंट के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम होने लगे तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करना कम कर दिया। इंपोर्ट कम कर दिया तो इसकी वजह से हालांकि टूथब्रश तक भी वो उन्होंने अपना इंपोर्ट करना कम कर दिया।
इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा, उनके जो रिजर्व बैंक है उन्होंने बहुत ज़्यादा करेंसी को छापा, जिसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। मतलब लोगों के हाथों में, इकोनॉमी आपने पढ़ी हुई है, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया और जो मार्केट जो मतलब सब्सटेंसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केट में कमी हो गई। अब देखो पैसा ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा होने की लग गई, जो फूड आइटम्स हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी कालाबाजारी करना स्टार्ट कर दी। एक तरीके से करप्शन होना स्टार्ट हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मतलब किसी भी फूड आइटम्स को अब कोई भी अपने यहाँ पर प्रिजर्व नहीं कर सकता, उसको स्टोर नहीं कर सकता। अब ये मेजर इशू है। देखो श्रीलंका को अगर हम देखें तो श्रीलंका लास्ट 3 डेकेड से रेगुलर इमरजेंसी से घिरा हुआ है। पहले वो लिट्टे से परेशान थे 2011 में, जब तक उनसे एक कंप्लीट नेगोशिएशंस नहीं हो पाया। उसके बाद में एंटी मुस्लिम रिवोल्ट्स वहाँ पर 2018 तक चले और इसके बाद में ईस्टर बॉम्बिंग्स 2019 में, और फिर उसके बाद में कोविड-19। इसकी वजह से श्रीलंका के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके का फूड क्राइसिस वहाँ पर 1970 में भी देखने को मिला था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।